नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के अलाउद्दीन खिलजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के गुण, उसके दोष, मूल्यांकन, अलाउद्दीन का मूल्यांकन और खिलजी साम्राज्यवाद के पतन के कारणों पर अपना व्याख्यान दूंगी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के गुणों पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो पता लगता है कि अलाउद्दीन अपने इस उद्देश्य में सफल रहा। वह बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल और शक्तिशाली सेना का संगठन करने में सफल हो सका, केवल इसी कारण कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति सुदृढ़ रही। अकाल, दुर्भिक्ष, सूखे के दिनों में भी अनाज का उचित भंडार होने से अन्न की कमी नहीं हुई थी। अन्न की कमी नहीं होने से मूल्य स्थिर रहे। इस प्रकार जनता को उन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा जो कि साधारणतया अकाल के दिनों में जनता को करना पड़ता था। मूल्यों में कमी होने से गरीब वर्ग को लाभ हुआ। अमीरों, जमींदारों और बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। अब वे विलासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार भी समाप्त हो गया। इससे जनता का जीवन सुखमय हो गया। डॉक्टर के.एस. लाल अलाउद्दीन की इस नीति की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि प्रबंधक के रूप में अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती शासकों से अवश्य ही श्रेष्ठ था और प्रशासनिक क्षेत्र में उसकी सफलताएं उसके रणभूमि के कार्यों से अधिक महान है। डॉक्टर लाल ने पुनः लिखा है कि अलाउद्दीन की सफलता भावों को कम करने में उतनी नहीं जितनी कि लंबे समय तक मूल्यों को नियंत्रित रखने में है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसकी बाजार नियंत्रण नीति की कटु आलोचना भी करते हैं। जैसा कि डॉक्टर सरन ने लिखा है कि अलाउद्दीन की इस व्यवस्था से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यह तर्कहीन, बनावटी और गलत थी। यह उन समस्त आर्थिक नियमों का उल्लंघन थी जिन पर सरकार के हित आधारित होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों को जिस निर्धनता, संकट और अपमान का सामना करना पड़ा उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। वो बाजार नियंत्रण नीति के अनेक दोषों को गिनाते हैं, जिनमें इस प्रकार है: किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई। करों के भार से उनकी दशा पहले ही विशेष अच्छी नहीं थी। अब सस्ते मूल्य पर अन्न बेचने से उनकी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई। अधिकांश किसान कहते हैं हिंदू थे, अतः हिंदुओं का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। इस नीति से व्यापार की भी अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि व्यापारियों के लिए लाभ का अंश थोड़ा होता था। अतः व्यापार करने में कोई उत्साहित करने वाला तत्व ही नहीं रहा। कठोर दंड नीति के कारण भी लोग व्यापार करने से घबराने लगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं छोटे छोटे अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त कहते हैं व्यापारियों को अपने परिवार को दिल्ली में ही रखना आवश्यक था ताकि व्यापारी सरकार के साथ धोखा न कर सके। अगर वो धोखा करते हैं तो व्यापारी के परिवार को भी कठोर दंड दिया जाता था। व्यापार की उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा कहते हैं आवश्यक होती है और बाजार नियंत्रण नीति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार कहते हैं कि सुल्तान की बाजार नियंत्रण नीति से प्रत्येक वर्ग, चाहे वह कृषक हो, व्यापारी हो, हिंदू हो, अमीर हो, जमींदार हो, कोई भी क्यों न हो, असंतुष्ट था। अतः धीरे धीरे प्रजा में असंतोष फैलने लगा था। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन किया जाए तो पता लगता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने जिस उद्देश्य के लिए बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया था उसमें वह सफल रहा। मूल्यों को नियंत्रित करके एक विशाल सेना रखने में सफल रहा। अतः स्पष्ट है कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति सफल रही थी। बर्नी ने भी उसकी इस नीति की सफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह नियमों के कठोरतापूर्वक लागू किए जाने, राजस्व को कठोरता से वसूलने, धातु के सिक्कों का अभाव और सुल्तान के भय से कर्मचारियों और अधिकारियों की ईमानदारी की वजह से सफल हुई। प्रोफेसर हबीब और निज़ामी ने भी इस नीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई, चाहे वर्षा हो या न हो। गल्ला मंडी में भाव की स्थिरता उस युग की अद्भुत घटना थी।
बर्नी ने भी अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अलाउद्दीन के युग का सबसे बड़ा चमत्कार वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण था। यदि अलाउद्दीन के समय में सदैव वर्षा अच्छी हुई होती तो यह एक साधारण बात होती, किंतु अलाउद्दीन के समय में वर्षा की कमी अनेक बार दिखाई दी और अकाल के समय में भी न तो मूल्यों में वृद्धि हुई और न अनाज की कमी। कहा जाता है वैसे कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की कमजोरी भी यह थी कि वह अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। अतः अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही इस व्यवस्था का पतन हो गया। अब विद्वानों में इस विषय में भी मतभेद है कि बाजार नियंत्रण की यह व्यवस्था अलाउद्दीन के संपूर्ण राज्य में लागू थी या केवल मात्र राजधानी दिल्ली में। अधिकांश इतिहासकारों का विचार है कि यह व्यवस्था मात्र दिल्ली के लिए ही थी और डॉक्टर के.एस. लाल भी इसी मत का समर्थन करते हैं। अब हम अगर अलाउद्दीन के पूरे जीवन का मूल्यांकन करें तो सर वुल्जले हेग ने लिखा है कि अलाउद्दीन के शासनकाल से ही वास्तविक अर्थों में सल्तनत का श्रेष्ठ युग प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित या अनुचित का विचार नहीं करता था। उसका कहना था कि मैं नहीं जानता कि क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य के हित में जो उचित होता है उसी के आदेश देता हूँ। इसी दृष्टिकोण से उसने अमीरों का दमन किया। एल्फिंस्टन लिखते हैं कि यद्यपि उसने अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियम लागू किए जिन्हें फिर भी वह एक सफल शासक था। डॉक्टर स्मिथ और लेनपुल उसे अत्याचारी और निर्दयी शासक मानते हैं, किंतु उसकी योग्यता को भी स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अलाउद्दीन एक क्रूर और निरंकुश शासक था, जिसके शासनकाल में जनसाधारण को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। कृषक, व्यापारी, अमीर सभी अलाउद्दीन की नीतियों से दुखी थे। हिंदुओं पर उससे अत्यधिक अत्याचार किए, उन्हें दरिद्रता की चरम सीमा तक उसने पहुंचा दिया। यह उसकी धार्मिक असहिष्णुता का द्योतक था। कहते हैं अलाउद्दीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं था। उसने रमजान का एक भी उपवास नहीं किया, न ही वह दैनिक नमाज पढ़ पाया। शुक्रवार के दिन भी नमाज के लिए वह कभी किसी मस्जिद में नहीं गया। इन कमियों के उपरांत भी वह कहते हैं सच्चा मुसलमान था। क्योंकि वह निरक्षर था इसलिए कुरान नहीं पढ़ सकता था, परंतु उसने अपने धर्म में इतना गहरा विश्वास था उसका कि अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। और दूसरी बात यह है कि उसने धर्म को राजनीति से भी पृथक रखा था। उसकी निरंकुशता की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उसने स्त्रियों और बच्चों तक को नहीं बख्शा। उसकी धार्मिक असहिष्णुता का ये द्योतक बताया जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जो इतना क्रूर था। अलाउद्दीन के शासन काल के विषय में प्रकाश डाला है प्रोफेसर S.R. शर्मा ने। वो लिखते हैं कि विश्वासघात, आतंक, लूट, ये तीन शब्द अलाउद्दीन खिलजी के 20 वर्ष के शासनकाल की विशेषताओं का सारांश व्यक्त करते हैं। विश्वासघात से उसका शासन कहते हैं आरंभ हुआ, लूट की संपत्ति से फला फूला और आतंक में उसका अंत हुआ। यद्यपि ये दोष अलाउद्दीन में थे, किंतु उसकी अनेक योग्यताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेनपुल ने लिखा है कि यद्यपि अलाउद्दीन उल्टे दिमाग का व्यक्ति था और कानून की उपेक्षा करता था, तथापि वह बुद्धिमान और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। स्थिति को पहचानकर उसी के अनुकूल अपनी योजनाओं को वह कार्यान्वित भी करवाता था। अलाउद्दीन अत्यंत योग्य सेनापति था। उसने स्थायी सेना की नींव डाली। इस प्रकार दिल्ली की सुरक्षा का प्रबंध किया। अपनी विजयों के द्वारा लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके उसने राजनीतिक एकता की स्थापना की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक कुशल प्रशासक, विजेता और राजनीतिक सूझबूझ वाला सुल्तान था। इसी कारण उसे प्रमुख मध्यकालीन सुल्तानों में से एक माना गया है। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन बिल्कुल शिक्षित नहीं था, परंतु विद्वानों का आश्रयदाता भी था। अमीर खुसरो, हसन उसके समय के प्रमुख साहित्यकार थे। उसने अनेक दुर्गों, मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उनकी प्रशंसा में लिखा है कि उसमें एक कुशल प्रशासक और सेनापति के गुण जन्म से ही निहित थे, जो कि मध्यकालीन भारत में एक भी व्यक्ति में मिलने दुर्लभ थे। अब अगर हम
खिलजी साम्राज्यवाद के पतन के कारणों पर एक नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि खिलजी साम्राज्यवाद के पतन में हिंदुओं का जो दमन किया गया है वह एक कारण बना। हिंदुओं को बिल्कुल निम्न स्तर पे अलाउद्दीन खिलजी ले आया, जिसके कारण हिंदुओं को जब भी मौका मिला तो वो इनके अगेंस्ट में हो गए, इनके विरोध में खड़े हो गए। अमीरों और सामंतों का उसने दमन किया। किस तरह से कि उसने कहा कि अमीर का जो उत्तराधिकारी होगा वो मात्र सुल्तान होगा, कोई भी विवाह सुल्तान की अनुमति के बिना नहीं होगा। अमीर की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र होंगे वो सुल्तान के दास होंगे। इसलिए अमीरों और सामंतों ने क्या करना शुरू किया कि वो अपने ही जीवन काल में अपनी जितनी पूंजी थी उसका भरपूर उपयोग करने लगे, ताकि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र और उनकी संपत्ति सुल्तान के पास चली जाएगी। तो उससे वह कहते हैं कि व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लग गए थे। सैनिक तानाशाही भी उसने करनी शुरू कर दी थी कि वह अपनी ही इच्छा से सैनिकों की उन्नति करता था और अवनति भी कर देता था। दुर्लभ नींव पर आधारित साम्राज्य, ये इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपने चाचा की हत्या की थी और हत्यारा समझा जाता था। हालांकि उसने देवगिरी की लूट में जो संपत्ति उसको प्राप्त हुई थी उसको जनता में खूब बांटा, और जो जनता है उसके इन अत्याचारों को या हत्यारापन को वो उस समय भूल गई थी, लेकिन यह उचित नहीं था। इसलिए कहते हैं कि दुर्बल नींव पर आधारित जो साम्राज्य है वो लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे ही जनता फिर सचेत होती है तो वो उस सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर बैठती है। गुप्तचर व्यवस्था, कहते हैं गुप्तचर व्यवस्था इतनी अधिक मजबूत थी कि कोई भी अमीर अपनी बात को कहते हुए ही डरने लग गया था। इशारों ही इशारों में वो अपनी बातें किया करते थे, घुटन सी जिंदगी वो जीने लग गए थे। उसकी बाजार नीति के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है कि किस तरह से बाजार नियंत्रण नीति के गुणों पर भी अगर एक नज़र दौड़ाई जाए और दोषों पर भी पता लगाया जाए तो कहते हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसमें बाजार नियंत्रण नीति जो है वो अगर पूरे राज्य में लागू होती तब तो सही था, लेकिन केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, तो यह दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन गई। केंद्रीयकरण की नीति उसकी थी कि शासन की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में रख ली। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अधिकारियों को तो नियुक्त किया, लेकिन उस पर सर्वे सर्वा अधिकार जो था वो उसका ही था। नियुक्ति भी वही करता, पदच्युति भी वही करता और उन पर कड़ी नज़र भी रखता था। मलिक काफूर के षड्यंत्र थे। मलिक काफूर के प्रभाव में आकर कहते हैं उसने अपने पुत्र खिज्र खां को भी और अपनी मलिका मेहरू को भी बंदी गृह में डाल दिया था। इस तरह से कहते हैं कि खिलजी साम्राज्यवाद का पतन होना शुरू हो गया था। धन्यवाद।